नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी इंपॉर्टेंट खबरें एंड वो मैं करूँगा सिर्फ 10 से 12 मिनट में। तो मैं एनालाइज़ करूँगा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एंड एनालाइज़ करके देखेंगे कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है सारी चीज़ों का। मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस खबर से आपका फाइनेंशियल प्रॉफ़िट होगा या फाइनेंशियल लॉस होगा, दैट्स इट। आपके स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज़ क्या उससे इम्प्रूव हो सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, या कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पता चल सकती है, या आपके जॉब्स या बिज़नेस ग्रोथ पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है, सैलरी या बिज़नेस इनकम पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ये मेरा ओवरऑल कंसर्न होगा जब मैं इन आर्टिकल्स को कवर करूँगा। चैनल को आप अभी फ़ॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो। एंड वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से एंड ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। एंड काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी नोटिस कर रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ हमने देखी है। कंस्ट्रक्शन में नो डाउट काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी है इंडिया में। बट अब ये बहुत हैरान करने वाली खबर है कि इंडिया जो है ये पीछे छोड़ सकता है चाइना को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की सेल्स में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपनीज़ में इन्वेस्टेड होंगे जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ होगी या कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ होंगी। लेकिन आप ये देखिए कौन-सी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना रही है इंडियन कंपनी, या उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पार्ट्स हैं ज़रूरी, क्या पता वही प्रोड्यूस कर रही हों, और उन पे नज़र रखिए। क्योंकि अब आप देखिए कि इंडिया चाइना जैसी जगह को पीछे छोड़ सकता है जो कंस्ट्रक्शन बेहीमत है चाइना। मतलब ऐसे ही वहाँ रोड तोड़ करके कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और बार-बार बना रहे होते हैं बड़े-बड़े ब्रिजेज़, फ्लाईओवर्स से लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, हर चीज़ है उनके पास। तो इंडिया यहाँ पे ओवरटेक करने वाला है चाइना को टू इमर्ज एज़ सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए यूएस के बाद बाय द टर्न ऑफ दिस डेकेड, अकॉर्डिंग टू दीपक शेट्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेसीबी इंडिया के। जेसीबी आप बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, जब भी आप फ्री होते होंगे तो शायद आप घर के बाहर जाके देखते होंगे एंड मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। तो सेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोकल मार्केट में ये डिक्लाइन हुआ है बाय 10% फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ 25 ईयर में। अब देखिए बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही काम आएगा आपके एग्जांपल। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेल, ठीक है, लोकल मार्केट में कम हो गया, 10% डिक्लाइन हो गया इस साल के पहले 10 महीने में। क्यों? स्लो डाउन आया था डिसबर्सल ऑफ पेमेंट में टू स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। जो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने काम करवाया लेकिन पैसे लेट दिए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो जब पैसे लेट दिए तो उससे जेसीबी के इक्विपमेंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं वहाँ पे, उनके इक्विपमेंट्स की सेल गिर गई। ठीक है? क्यों गिरी? क्योंकि स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा डिसबर्स नहीं किया, काम वाला पैसा। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे में देखते हैं कि यार सेल्स कम हो रही है कंपनी की, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, स्टॉक को बेच दो, राइट? बट ऐसे ही टाइम पे आपको अच्छी वैल्यू वाली कंपनी मिलेंगी जब उनकी सेल्स गिरी हुई है। कैसे मिलेंगी? कम दाम पर। तो कंपनी की वैल्यू नहीं गिरती है, बस प्राइस कम हो जाता है। जब सेक्टर में थोड़ा-सा फिर से एक शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा ये ब्लिप था एंड जैसे ही ये चीज़ सॉल्व होती है, आपको फिर से बढ़िया सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेंगी, फिर से कंपनी के प्राइसेज़ जो हैं शेयर के वो बढ़ेंगे। तो हमेशा ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ का आपको वेट करना चाहिए एंड अगर सेक्टर में स्लो डाउन आया है देन इट्स अ गुड थिंग कि चलो ठीक है, सबका ही स्लो डाउन है, खाली जो कंपनी आपको पसंद है उसका स्लो डाउन नहीं है। तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ कभी मिस मत करना आप। जब भी कोई सेक्टर नेगेटिव चल रहा हो ना 1-2 साल के लिए, आप बढ़िया उसकी सबसे बेस्ट कंपनी निकालो और उसमें देखो वैल्यू कहाँ अच्छी मिल रही है और अच्छे से पैसे लगाओ। बहुत बढ़िया इसमें फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है? ये तरीका बड़े लोगों के लिए आज से काम करता हुआ है और हमेशा काम करेगा। अब यहाँ पे दिस ईयर जो है ये एक एबरेशन है इनका कहना है, लेकिन मानसून्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं। मानसून्स बढ़िया रहते हैं तो जो रब ऑफ जो है पॉज़िटिव रहता है सेंटिमेंट्स पे रूरल मार्केट्स में, रूरल एरियाज़ में, गाँव देहात में बढ़िया पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स हैं और अनाउंसमेंट भी आई है। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है? जितने भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे सड़क बनाने बनाने का जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होता है, काफ़ी बढ़ जाता है जब एलोकेशन आता है इस योजना में, और ये आया है एनएचएआई के द्वारा। तो यहाँ पे एडिशनली एनएचएआई हेल्प करेगा डिमांड बूस्ट करने में नेक्स्ट ईयर। तो काफ़ी बढ़िया डिमांड रहने वाला है ओवरऑल हमारे पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में। रूरल मार्केट्स करीब 3/4 हैं जेसीबी की सेल्स का, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कहाँ हो रही है? 75% रूरल एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब। तभी वहाँ पे डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। 70% की जो कंपनी की सेल्स हैं वो फर्स्ट टाइम बायर्स के पास है और
75,000 से 1 लाख कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड हैं कि इंडिया में बिकेंगे इस कैलेंडर ईयर, कंपेयर टू 1,75,000 यूनिट्स इन चाइना। चाइना में कितने बिकेंगे? 1,75,000, इंडिया में कितने बिकेंगे? 95,000 टू 1 लाख, तो करीब 75% ज़्यादा वो बेचने वाले हैं, बट ये आज का फिगर है। इन्वेस्टमेंट हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ग्रोथ फ्यूचर में आने वाली है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बुलिश है इंडिया में। अभी अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स पे फ़ोकस करोगे तो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया को हेल्प करेगा कैच अप करने में। अगले आर्टिकल की बात करता हूँ और ये बात कर रहा हूँ मैं कि 30% रेवेन्यू जो है ये उड़ सकता है आईटी सर्विसेज कंपनीज का, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एचसीएल टेक, ये जितनी कंपनीज हैं इंडिया में तो सारी सर्विसेज कंपनी है। और कैसे हट सकता है? अब देखो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं ये मेजर डिसरप्शन फेस कर रही हैं क्योंकि ये ऑपरेट करती हैं बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच से, एंड इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो 30% जो है या उससे ज़्यादा इरोड हो सकता है। ये रिपोर्ट आई है बेन एंड कंपनी की, तो काफ़ी फेमस, ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैं कहूँगा कंसल्टिंग फर्म्स हैं, पूरी दुनिया में टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में आती हैं। एंड ये जो रिपोर्ट है न्यू ग्रोथ इक्वेशन ऑफ टेक सर्विसेज, इसने नोट किया कि अक्रॉस सेक्टर्स मार्जिन्स गिरे हैं मोर देन 200 बेसिस पॉइंट्स। वैल्यूएशन रिटर्न हो चुके हैं प्री पैंडेमिक लेवल्स पे, जो पैंडेमिक के पहले लेवल्स थे, जो कुछ खास नहीं थे, अच्छे नहीं थे, वहाँ पर वैल्यूएशन चले गए हैं। एंड आप देखो प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार घट रहा है, 200 बेसिस पॉइंट से घटा है। तो ओवरऑल सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा 2% घटना, लेकिन कई-कई कंपनीज़ ऐसी होंगी जिनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। टेक्नोलॉजी फर्म्स ये डिफाइनिंग मोमेंट पे है इस टाइम पे, ये इनके पार्टनर का कहना है, बेन एंड कंपनी के। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दूसरे स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री की ग्रोथ मैप को रीड्रॉ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज को सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी से ही है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जो नेक्स्ट वेव है विनर्स का, वो वही होगा जो रीइमेजिन करेगा स्ट्रैटेजी को यूजिंग माइक्रो बैटल अप्रोच। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन लेवरेज कर पा रहा है और जो एक्जिस्टिंग प्रोसेस है उनको कौन ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है? ताकि वो मूव करे टू प्लेटफॉर्म बेस्ड वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ को रिवैम्प करना होगा, चेंज करना होगा अपने टैलेंट को, कल्चर को, मॉडल्स को, कि पूरी तरीके से कैप्चर कर पाए द वैल्यू ऑफ दिस चेंज। तो एआई सबसे बड़ा डिसरप्टर है टेक सर्विसेज में, लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है? एजिंग पॉपुलेशन और एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी फोर्स कर रहे हैं चेंज अक्रॉस इंडस्ट्री। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये रीशेप करेंगे कि किस तरीके से टेक सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे और डिलीवर करेंगे वैल्यू एंड कम्पीट। एनालिसिस आया बेन द्वारा, वो शो करता है कि जो फैक्टर्स हैं ये क्रिएट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड राइज है, बढ़ रहा है एआई ड्रिवन इकोनॉमी, जो फ्यूल कर रहा है ग्रोथ को इन एरियाज जैसे कि डेटा ऑपरेशंस, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन, चिप डिजाइन। वाइल जो मॉडर्नाइजेशन है लेगेसी प्लेटफॉर्म्स की, ये भी अनलॉक कर रही है न्यू अपॉर्चुनिटीज को फॉर कोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्नोलॉजी जो है वो सेंट्रल है टू एवरी एंटरप्राइज, और एआई फर्स्ट जो मॉडल्स हैं वो रिडिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मैनेज करेंगे प्रोसेसेस को एंड ऑपरेशंस को, क्रिएटिंग अ न्यू वेव ऑफ डिमांड टेक इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो बेन रिसर्च है वो सजेस्ट करता है कि जो कंटिन्यूइंग है यहाँ पे, कंटिन्यूटी जो है टू ऑपरेट अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच, अगर आप यही फॉलो करते रहोगे तो आपकी रेवेन्यू 30% या उससे ज़्यादा यहाँ पे आप लूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए भी, बिकॉज़ ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने बना दी कि उनकी खुद की एक्जिस्टेंस खतरे में आ गई है उससे। अब बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और यह है रियल्टी इंफ्रा माइनिंग सेक्टर्स में ब्रीथ ईज़ी। तो 3 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत राहत मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है? तो काफ़ी जल्दी इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है इनके शेयर प्राइसेज़ पे भी। तो जो स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनें। रियल्टी, इंफ्रा और माइनिंग के सेक्टर, ठीक है? इनके लिए न्यूज़ क्यों आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ठीक है? टू रिकॉल इट्स मे रूलिंग, ठीक है? जहाँ पे ये प्रोहिबिट कर रहे थे पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, जिसने फंडामेंटली अल्टर कर दिया था कंप्लायंस लैंडस्केप को। और ये जो सेक्टर्स है जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, लार्ज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दे केम बैक फ्रॉम द ब्रिंक। तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसकी वजह से बहुत राहत होगी इन कंपनीज को। प्रोजेक्ट्स जो फेस कर रहे थे इमिनेंट डेमोलिशन, जो तुरंत खत्म हो सकते थे, जिसपे करोड़ों रुपए ऑलरेडी लग चुके थे, अब वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद, मैकेनिज्म्स के बाद ये आगे बढ़ सकते हैं। तो कोर्ट ने शिफ्ट कर दिया है
ब्लैंकेट प्रोहिबिशन को हटा करके कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो क्लीयरेंस है, वो हम परमिट करेंगे एक्सेप्शनल केसेस में, जहाँ पे डैमेज असेसमेंट किया जाएगा, रेमेडिएशन प्लान बनाया जाएगा एंड पेनल्टीज़ इम्पोज़ की जाएँगी। तो वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हैं इसके, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के जो विदाउट प्रायर क्लीयरेंस शुरू हो गए थे। अब इनके पास एक रूट है रेगुलराइज़ेशन का, तो रेगुलर बनने का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो दे हैव टू पास सम असेसमेंट्स, कुछ क्लीयरेंस के लिए अब देखेंगे, कुछ पेनल्टी पे करेंगे और फिर जो प्रोजेक्ट है, जो करोड़ों रुपए जहाँ लग गए हैं, शायद हज़ारों करोड़ लग गए हैं, वहाँ नुकसान नहीं होगा रेगुलराइज़ेशन की वजह से। तो जो सिमिलरली जो माइनिंग और स्टील ऑपरेशंस हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब अभी तो नहीं लिया लेकिन बैक डेटेड अप्रूवल उन्हें मिल सकता है। तो बैक डेटेड अप्रूवल इज़ बेसिकली आप लाइसेंस नहीं आपके पास, ठीक? आपका चालान कट गया। तो पुलिस वाले ने आपको कहा कि देखो आपको चालान नहीं लगेगा अगर आप आज जाके बैक डेटेड लाइसेंस बनवा लो। मतलब कि लाइसेंस बनवा लो ऐसा जो 2021 से वैलिड हो। अब मैं बोल रहा हूँ वो तो नहीं हो सकता, इल्लीगल है, आरटीओ नहीं अलाउ करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है इन कंपनीज़ को कि आप बैक डेटेड अप्रूवल ले सकते हो। तो माइनिंग, स्टील ऑपरेशंस जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल ले लेंगे एंड बेसिकली ऐसा अप्रूवल जो पास से वैलिड है एंड एक्टिविटीज़ जो हैं वो लीगली जो परमिसिबल होगी वहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा उन्हें। मेजर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल्स और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ये अवॉइड करेंगे थ्रेट ऑफ कंप्लीट डिमोलिशन। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी जो है ये सबसे बड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट है। तो जो एक्टिविटीज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन्स में है वो अभी भी बाहर रहने वाली है। ठीक है? तो डिमोलिशन ऑफ व्हाट जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इससे और पॉल्यूशन होगा, कंस्ट्रक्शन करने से ज़्यादा पॉल्यूशन उससे हो जाएगा, तो रिकॉल जो था इट इज़ करेक्ट। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, जो बेंच है चीफ जस्टिस बी आर गवई की एंड दूसरे जस्टिस हैं यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मेन जजमेंट था वो था एज़ पर इंक्यूरियम थ्रू लैक ऑफ केयर, क्योंकि ये ओवरलुक कर रहा था बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स को जैसे कि एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स और इसके अलावा पावा प्लास्टिक है, डी स्वामी है। इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं, वो ग्रांट किए जा सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। तो इन्होंने इनवैलिडेट किए थे क्लियरेंसेस इश्यूड अंडर 2017 एंड 2021 ऑफिस मेमोरेंडा, ठीक है? तो थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ का यहाँ पे नुकसान होना था और पॉल्यूशन और बढ़ना था। अगर आप इन एनवायरमेंटल कॉज़ के बेसिस पे इन प्रोजेक्ट्स को डिमोलिश करते, तो अब तो ये नहीं होने वाले, तो आप एक बार एनालाइज़ कीजिए कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। मैंने तो कुछ कंपनीज़ का नाम लिया भी है, बट और भी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी बेनिफिट करेंगी अगर ये एडवांटेज उन्हें मिलता है तो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फिर आप फॉलो करेंगे तो आप मैं आपके लिए और वीडियोज़ ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।